स्टूडेंट राम राम। और आज का है चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जो कि ये विद्या क्वेश्चन बैंक का है। इसमें बहुत क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया है और आगे पूछेगा भी। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आपका परिचय कराता हूँ कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँख में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, मैंने प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों पर पड़ती है ताकि हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम से वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सपोज दैट ये आपका कोई चिकना तल है, यहाँ पर प्रकाश आई और ये वापस मुड़ गई, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। अब परावर्तन के नियम भी हम इसमें चेक कर लेते हैं, कितने नियम होते हैं इसमें। क्या है, आने वाली किरणें जो होती हैं वो आपतन कोण होती हैं और आपतन किरण होती हैं। जाने वाली रे होती हैं, जो किरण होती हैं, वो परावर्तन रे या परावर्तन किरण होती है। और इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, यानी एंगल I = एंगल R। दूसरा है कि आपतित किरण यानी ये वाली किरण और परावर्तित किरण यानी ये वाली किरण तथा अभिलंब ये वाले जो होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। बात एकदम करेक्ट है, जो कि तीनों एक ही तल में स्थित है। ठीक, अब जो है कि दर्पण क्या होते हैं। दर्पण बहुत लोग जानते हैं, दर्पण के बारे में क्या है, क्या चीज़ है ये दर्पण, ये सब लोग जानते हैं। तो दर्पण यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के तल पर पालिश कर दी जाए तथा दूसरी तल चिकना रखा जाए तो इसे चिकने परावर्तक तल को ही दर्पण कहते हैं। यानी अगर कोई शीशा है इस टाइप, इसके पीछे वाले भाग पर पालिश कर दिया जाए और सामने वाले भाग को चिकना ही रखा जाए तो इसे हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, और ये दो टाइप के होते हैं बच्चों। यह जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे हम इसके बारे में देखते हैं। अवतल दर्पण, यदि खोखले गोले के कटे हुए भाग में से उभरे भाग पर कलई कर दी जाती हैं तथा गहरे तल चिकना पर परावर्तक हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कहने का इसका मेन थीम यह है, अगर कोई सिंबल इस टाइप से है और ये जो कलई का भाग है और ये भाग चिकना है, ये जो है भाग वो क्या है, चिकना है, इसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। और यही अगर उल्टा कर दिया यानी इस टाइप से कर दिया जाए और ये कलई वाला भाग हो तो परावर्तक सतह ये होगा, तो इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। आगे का अर्थ है कि गोली दर्पण से संबंधित पद क्या होते हैं। ये देखिए, वक्रता केंद्र है, ध्रुव है, मुख्य अक्ष है, वक्रता त्रिज्या है, मुख्य फोकस है, फोकस दूरी है, फोकस तल है। इसका तो ये चीज़ दे दिया, इससे ये सब पद हैं, लेकिन ये इसका स्थान कहाँ कहाँ है वो आपको दिखाता। सपोज दैट ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा अनंत होता है, ये जो होता है वक्रता केंद्र होता है, और ये फोकस दूरी, और ये सब फोकस तल, ये सब मुख्य अक्ष, और ये जो भाग है वो ध्रुव होता है। क्या होता है? ध्रुव होते हैं, पोल। ठीक है, और ये भी जान लीजिए वक्रता त्रिज्या जो होती है वो 2f के बराबर होती है, अर्थात f = जो आएगा r/2 होगा। ठीक, ये देखो, हाँ ये दिया भी है। और दर्पण सूत्र भी आपको पता होगा। दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, 1/u। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर सिंपल में अगर मैं और इसे डिस्क्रिप्शन में करूँ तो
एफ इजिकल टू यू भी अपान के यू प्लस भी। अब यू क्या है? यू है दर्पण से वस्तु की दूरी। यू जो है दर्पण से वस्तु की दूरी, और यह सदैव माइनस में होती है, सदैव आपका माइनस में होगा। और भी जो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, ये सब लोग जानते होंगे। और यह तो भाई आपका ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, ठीक है। अब आता है संयुग्मी फोकस। संयुग्मी का अर्थ ही जोड़ होता है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे दो बिंदु जिसमें से एक बिंदु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है तथा दूसरे बिंब पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है, इसे संयुग्मी फोकस कहते हैं। कहने का अर्थ यह है, अगर हमने यहाँ 2 पॉइंट रख दिया, अगर पहले या पॉइंट फर्स्ट या पॉइंट सेकेंड, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाए, ठीक, और इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाए, इसे हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। अब आता है प्रतिबिंब क्या होते हैं। प्रतिबिंब मतलब वो है कि वस्तु की छाया, वस्तु की छाया, सिंपल सी बात है, वस्तु की छाया। आगे है ऐसा तो पता ही होगा, ये तो स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम साइन आई अपान के साइन आर होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। यहाँ तक हो गया, हाँ ये हो गया स्नेल का नियम होगा। अपवर्तनांक के, ये स्नेल का नियम भी अपवर्तनांक के इक्वल के है, यानी इक्वल टू जो होगा वो साइन आई अपान के साइन आर होता है, इससे अपवर्तनांक आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। इतने सारे सूत्र हो गए। अगर लेंस, देखिए लेंस भी है, अगर लेंस पढ़ाया जाए तो अच्छा देखिए कि लेंस क्या होता है। लेंस दो वक्र तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, जिसका एक तल गोली तथा दूसरा तल गोली या समतल होता है। और लेंस 2 टाइप के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी यानी अपसारी लेंस कहा जाता है। लेंस की फोकस दूरी भी है और लेंस का सूत्र है 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/k/f, जो कि बहुत अच्छा है। अच्छा ये बात ये है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि अपवर्तन के एग्जाम्पल क्या है, अपवर्तन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, जब जल में डूबी सीधी छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है तब अपवर्तन यहाँ नियम लागू होता है। और दूसरा है कि पानी में पड़ा सिक्का सतह से उठा हुआ दिखाई देता है तो भी यहाँ अपवर्तन का नियम लागू होगा। और यहाँ देखिए तालाब का कम गहरा पानी दिखाई देना और तारों का टिमटिमाना, ये सब अपवर्तन के उदाहरण होते हैं। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। हीरे का चमकना, मरीचिका जल में बने वायु की बुलबुले का चमकना और जल मरीचिका, ये सब क्या होते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण होते हैं, ठीक है। अब ज़रा एक नियम यहाँ भी चेक कर लेते हैं। ये सब हो गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर जो कि यहाँ से न्यूमेरिकल है शायद, देखते हैं इसमें क्या कहा है। किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः, अगर देखिए अगर फोकस दूरी माइनस में है तो जाहिर सी बात है अवतल ही होगा, तो दोनों अवतल होंगे, ठीक है, दोनों आपके होंगे अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। सीधा प्रतीत कब होगा? उत्तल में होगा, समतल या उत्तल में होगा। केवल उत्तल में नहीं होगा बेटा, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, ठीक है। अब थर्ड में बात करूं कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता, काला दिखाई देगा बच्चा, काला दिखाई देगा। ये तो बच्चा जानता होगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब मैं आगे की तरफ क्वेश्चन लेकर चलूँ,
इसमें कहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। वक्रता त्रिज्या r इजकल टू होता है 2f। एफ का मान है 15, 15 गुणे 2 यानी 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी, ये तो बहुत आसान है क्योंकि अनंत होगी भाई। अगर समतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी अनंत तक जाएगी। ठीक है। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। हमने आपसे कहा था r इजकल टू होता है 2f। ठीक है। r इजकल टू होता है 2f या f इजकल टू होता है r/2। तो ऐसा ऑप्शन है ये वाला, क्लिक कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी देखिए सेम चीज़ है। एफ या r इजकल टू r इजकल टू 2f। तो f इजकल टू r/2 और r/2 इसमें क्या पूछा। अच्छा फोकस दूरी का है ना। तो f इक्वल टू r/2 तो r का मान है 15, 15/2 देखिए 15/2 यानी कि 7.5 प्लस में है तो प्लस में होगा प्लस इसमें। अच्छा अवतल दर्पण है ना, हाँ तो माइनस में होगा। बी सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी। देखिए अगर कोई समतल दर्पण है वस्तु जितनी दूरी पर होगी उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा। अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। अब बताइए क्या बनता है। सदैव बनता है। इसका आंसर ध्रुव और फोकस के बीच होगा। अगर उत्तल दर्पण है ऐसे है, यहाँ पे अनंत, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या और यहाँ पे फोकस दूरी। अगर किरण ऐसे आई तो जाहिर सी बात है अवतल जो है कि वो प्रकाश को फैलाता है। इसे हम पीछे ले जाएंगे, यहाँ भी फोकस है। ठीक है। अगर फोकस से आई इसे भी पीछे ले जाएंगे तो फोकस, और ये हमारा है ध्रुव, ये फोकस, तो ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आधारित होता है तो किस रंग का विचलन अधिकतम हो। देखिए विचलन सबसे अधिकतम किसका होता है और सबसे कम किसका होता है। अगर ये प्रिज्म है, सपोज दैट ये प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश हमने फैलाया, इसमें प्रकाशित किया, तो सबसे जो अधिक विचलन होगा बैगनी रंग यहाँ होगा और लाल रंग सबसे ऊपर होगा क्योंकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी का सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन आपका होगा डी, बैगनी रंग का। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होगी। देखिए जिसका विचलन माने ज़्यादा होगा, जिसका विचलन ज़्यादा होगा उसकी आवृत्ति भी उतनी ज़्यादा होगी। यानी बैगनी रंग का आपका विचलन था ज़्यादा तो उसकी आवृत्ति भी होगी ज़्यादा। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल इतना दिया हुआ है और एक पदार्थ की चाल इतना दिया हुआ है तो अपवर्तनांक कितना होगा। अपवर्तनांक बहुत आसान है। अपवर्तनांक इजकल टू होता है प्रकाश की चाल बटे माध्यम की चाल। ठीक है। तो प्रकाश की चाल है 3 गुणे 10⁸। माध्यम की चाल है 1.5। 1.5 का अर्थ होता है 3/2 गुणे 10⁸। ये पावर कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 जाएगा ऊपर, तब आपका आ जाएगा आंसर 2। आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। आकाश का रंग, तो इसका आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश का प्रकीर्णन ऑप्शन चेक कर लीजिए। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है। अब क्रांति कोण का मान अधिकतम होता है किसके लिए। देखिए क्रांति कोण का मान अधिकतम होगा लाल रंग के लिए क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इसका क्रांति कोण का मान भी अधिकतम होगा। अब यहाँ पे श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बैगनी से लाल रंग की ओर जाने पर घटती जाती है। इस श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बैगनी से लाल रंग की ओर जाने पर घटती जाती है।
क्या आवृत्ति घटती है, ये अर्थात जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसकी आवृत्ति कम होगी। v इज इक्वल टू होता है यन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा v अपान के यन, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा उसकी आवृत्ति कम। ठीक है, अब यहाँ देखिए, कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो लेंस उसके प्रतिबिंब की दूरी होगी, अरे 2f ही होगी। 2f का अर्थ जानते हैं क्या होता है, फोकस पर रखा मतलब किसी पर मतलब कि वक्रता केंद्र पर वो स्थित है। अगर वक्रता केंद्र पर स्थित है तो उतनी ही दूरी पर वो प्रतिबिंब बनेगा जहाँ पे वो स्थित है, यानी 2f पर ही बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी बहुत आसान है, बहुत आसान है। फोकस इज इक्वल टू 1 के क्षमता है 2 डायोप्टर, इसे मतलब सेंटीमीटर में बदलिए, 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर। क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो क्षमता क्या होगी, क्षमता आपको दिखा देते हैं। फोकस दूरी 20 है तो क्षमता P इज इक्वल टू होता है 1/f, यानी 100/20, 20 पंजे 100 यानी 5 डायोप्टर। अगर अवतल है तो माइनस होगा, उत्तल है तो प्लस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब सेम क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। फिर वही क्वेश्चन है, वही मतलब आ जाएगा। यहाँ अगर देखते हैं P इज इक्वल टू 1/f यानी 1/2 यानी 0.5 डायोप्टर, जो कि कहाँ है, उत्तल है तो प्लस होगा, ऑप्शन नंबर ए में है। आपतन कोण 42 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो तब अपवर्तित किरण विचलित होती है। इसमें देखिए मैंने किससे विचलित होगा, ये जोड़ेंगे तो 72 होता है, 72 बस। देखिए टोटल जो है, अगर मैं बात करूं अपवर्तन का नियम से, ये जो है आपतन कोण, परावर्तन कोण, और ये टोटल जो होती है, ये टोटल जो होगा 90 होगा। ये विचलन कोण है यही टोटल, अगर जोड़ेंगे तो 90 होगा, 90 न होगा या, तो 90 होने के लिए कितना कम पड़ रहा है, 42 डिग्री। इसे जोड़ेंगे 42, 30, ये आ गया 72, तो 90 में से 72 घटाएंगे, 90 में से 72 घटा देंगे, नहीं यार गलत हो रहा है, सॉरी गलती हो गई हमसे। ये कहा है कि विचलित होती है, देखो ये किरण हो गई 42 और कितना विचलित हो रहा है, तो बस 30 में से 42 में से 30 घटा दीजिए, आ जाएगा 12 डिग्री। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, अधिकतम होगा कब, जब उसका तरंग दैर्घ्य होगा कम, और तरंग दैर्घ्य सबसे होता है कम बैंगनी रंग का, तो इसका अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होगा। ठीक है, और ये कोई क्वेश्चन लगा है, नहीं लगा है ये क्वेश्चन। है इसमें कहा है कि प्रकाश की चाल कितनी होगी जब इसका अपवर्तनांक दिया है 1.5 का अर्थ है 3/2 इज इक्वल टू प्रकाश का वेग दिया 3 × 10⁸ बटे माध्यम की चाल हमने x ले लिया, 3 से कैंसिल, जब 3 से हो गया कैंसिल तो x इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी पे है, क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि कहा है क्या, 2 माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना है। देखिए अगर ये आपका हो गया तल, अगर ये आपतित इसी पर हो रही है लंबवत, तो परावर्तित भी इसी पर होगा, परावर्तित भी इसी पर होगा, तो इसके जो बीच का एंगल होगा वो 0 डिग्री पर ही होगा। ठीक है, 0 डिग्री पर ही होगा। अगला क्वेश्चन में देखूं, हाँ ये देखिए क्वेश्चन है, यदि
वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा का अर्थ ये होगा, अगर ये उल्टा मतलब कि n = 1/1.5, इसे हल करेंगे तो 1/3/2, 2 जाएगा ऊपर तो 2/3 और भाग देंगे तो 3 × 18 0.67 यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन काम नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, इसका उल्टा कर दीजिए, 2/3 आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्वेश्चन अच्छा आ गया। इसमें कहा है यदि लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु की आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 हो तो यह लेंस होगा। अरे यार, यह लेंस क्या होगा, पहले इसका फोकस दूरी तो निकालिए। आवर्धन हमारा होता है m = v/q। यम का मान 0.5 है। 0.5 का मतलब जानते हैं आप 1/2, यानी 1/2 = v/u या u = 2v। अब मुझे u = होता है 2v, मुझे ये u का मान दिया हुआ है, u का मान 0.2 है और 2 से हमने डिवाइड किया तो v का मान आ गया 0.1 1/f = 1/v - 1/u। अब v का मान दिया था 1/0.1 माइनस, अब ये होगा 0.2 और माइनस प्लस होगा, तो ये जाएगा ऊपर जाएगा तो 10/1 माइनस 20/1 यानी -0.10, यानी फोकस दूरी जो आएगा 0.10 और ये होगा, अगर माइनस है तो अवतल होगा, क्या होगा, अवतल, यानी 0.1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा। ये देखिए, फोकस दूरी के 2 गुणी पर यानी वक्रता के अंदर 2f दूरी पर रखेंगे तब समान आकृति का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, हाँ, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कहा है किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशित केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात कितना होगा। चलिए ठीक है, वस्तु तथा वस्तु के प्रतिबिंब की लेंस से प्रकाशित दूरी इतना दे दिया है। प्रतिबिंब तो वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का, वस्तु की प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई, ये तो बहुत सिंपल है। और वस्तु की प्रतिबिंब आपका 30 है और वस्तु की 10 है, इससे हमने कैंसिल किया, आ गया 3, यानी ये आंसर जो आया 1 से अधिक आया। ये तो 1 से अधिक आ गया, जो कि सही। इसमें कहा है एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बड़ा बनता है तो दर्पण होगा आभासी, सीधा और बड़ा होगा। ऐसा स्थिति अवतल में होता है। अगर दर्पण के सामने कोई प्रतिबिंब आभासी हो, सीधा हो और बड़ा हो तो वो क्या होगा, अवतल दर्पण होता है। ठीक, अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनाता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा बनाता है। लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी, ये आएगा 2 डायोप्टर, यानी क्षमता यानी P = 1/kF। अगर मीटर में था, अगर सेंटीमीटर में अगर चेंज होगा तो 100/50 यानी 2 डायोप्टर। गोले दर्पण की वक्रता
त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या बटे 2 यानी 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूँ। इसमें कहा है कि किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने रखते हैं कि कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब सबसे बड़ा प्राप्त हो। तो वह आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा प्रथम मुख्य फोकस के बीच में रखना पड़ेगा, तब जाके उसका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर अवतल दर्पण पर के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर। ठीक है। अब दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, यानी प्रकाश किसमें न्यूनतम चलेगा, जो ठोस होगा उसमें प्रकाश की चाल बहुत कम होगी, यानी हीरा में। ठीक है। क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कितना बनेगा। इसे मैं अगर हल करूँगा और दर्पण उत्तल है तो फोकस दूरी होगा प्लस में, तो प्लस में स्क्रीन हमारा काम नहीं कर रहा है, क्या बताएं यार। लेना पड़ेगा। हाँ 3 1/F का मान 20 है, V का मान पूछ रहा है, तो 1/V = 2/20 यानी 1/10 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है मीटर में होती है, जो मतलब फोकस के जो मात्रक है वो मीटर में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए आवर्धन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। ये क्योंकि इसने कहा है आपतन कोण की तुलना में कम होगा, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होगा। ये कम होगा कब, यानी कोई किरण ऐसे जा रही है, ऐसी मुड़ जाए, और ये तभी संभव होगा जब ये होगा विरल, ये होगा सघन। तो सघन नहीं, विरल माध्यम से सघन की ओर जा रही होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। सदैव सीधा कब बनाएगा, जब या तो वह समतल हो या तो उत्तल हो। ठीक। वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, मीटर में होगा, नहीं सभी होगा। हाँ सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर सभी में होगा, सभी में होगा भाई, सभी में होगा। अब क्वेश्चन अति लघु उत्तरी प्रश्न। देखिए ये जो है क्वेश्चन विद्या क्वेश्चन बैंक का है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करिए, डेली लगाइए, ताकि आपको ऐसा क्वेश्चन आसानी से आ सके। इसने कहा है वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक इक्वल टू होता है 1/sin c, जहाँ sin c का मान दिया है क्रांतिक कोण 30 डिग्री, तो sin किस का मान होता है 1/2, 2 जाएगा ऊपर तो आ जाएगा आंसर 2। और गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो वक्रता त्रिज्या इक्वल टू 2 गुणे फोकस दूरी, ये आपका संबंध होता है। अपने चेहरे को सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये होता है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है किसी प्रकार के दर्पणों में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, ये होगा कब, जब समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पणों से केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। दर्पण का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं,
ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी अगर ये हमारा दर्पण है, ये होता है ध्रुव और ये होता है वक्रता केंद्र, तो इससे अगर कोई आई के मतलब एफ से आई और यहाँ से जाएगी तो इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, अब इसमें कहा है क्वेश्चन में 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो P = हमारा होता है 1/F और F का मान है 4 और यह जो लेंस है अवतल होगा तो आएगा माइनस, तो क्षमता जिसे भाग देंगे -0.25 डायोप्टर। मात्र एक डायोप्टर को SI मात्रा में व्यक्त कीजिए। 1 डायोप्टर = 1 मीटर इनवर्स। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। दोस्तों, एक लेंस से होकर सूर्य का प्रकाश एक कागज़ पर डालने से कागज़ जल उठता है। यह किस लेंस का हो सकता है? अगर कोई लेंस है उत्तल लेंस में ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ से किरणें जो भी होंगी वो केंद्रित होती हैं, अब सारित होती हैं। सारी किरणें आएंगी और एक बिंदु पर जब वो किरणें मिलती हैं वहाँ आग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब इधर क्वेश्चन देख लेते हैं। गोली दर्पण के लिए VUF में संबंध क्या होता है? ये तो बहुत आसान है, क्योंकि सूत्र ही तो है 1/V + 1/U = 1/F हो गया। अब गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 2 टाइप के, अवतल और उत्तल दर्पण। ठीक है, और एक क्वेश्चन का एक समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या के में क्या संबंध होती है? तो F = होता है R/2। बस हो गया, काम खत्म। अब ये कहा है अवतल दर्पण को यदि पानी में रख दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा व आभासी बनता है। ये कैसा होगा? ये होगा उत्तल दर्पण में। एक दर्पण में हम अपने चेहरे का सीधा बड़ा प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो बताइए दर्पण जो कैसा होगा? वो होगा अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी = R/2 और ये जो मतलब दर्पण है अवतल ही है तो होगा -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? R = होता है 2F, तो 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, छोटा, आभासी तथा दर्पण के पीछे बनता है और इस दर्पण का दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है। ठीक है, एक लेंस की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है? किसी लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से फोकस दूरी तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लेंस का है, हाँ ये क्वेश्चन है लेंस का है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। चूँकि ये है हमारा लेंस, क्या है? लेंस है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी होगा प्लस में और यू का मान होगा माइनस, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है। तो अब इसे मैं हल करते हैं। तो 1/20, तो 1/v आपको पूछ रहा है -1/u और u का मान भी आपका माइनस में है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। इसे पक्षांतर अगर हम करते हैं तो 1/40 1/v, इसे हल करेंगे तो 1/40 = 1/v अर्थात v = 40 सेंटीमीटर। v = 40 सेंटीमीटर। नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ देखिए ये कहा है लेंस है और ये दर्पण का सूत्र लगा दिया है, ये रंग है भैया। 1/v - 1/u = 1/F होता है लेंस का सूत्र, जबकि यहाँ पे दर्पण का सूत्र लगा दिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की
दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी होगा माइनस में, और जो आपका वस्तु का मतलब वस्तु की दूरी है वो भी होगा माइनस में। तो अब हम लेंस क्या है, दर्पण है, हाँ दर्पण है, तो इसका सूत्र हम लगा देते हैं 1/30 1/v तो -1/15, या फिर 1/v 1/30 प्लस 1/15 एलसीएम लेंगे तो 30 होगा। तो 1/v 30 का 30 15 दूना के 30 2/30 या 1/v बराबर 3/30 या v इक्वल टू आ जाएगा 10। कितना, अरे गलती होगा यहाँ पे, गलती कहाँ से हो रहा है, माइनस भर जाएगा प्लस में होगा। अच्छा हाँ सॉरी दर्पण आपका मतलब अवतल है तो फोकस दूरी भी माइनस में होगा, सही कह रहे हैं, हाँ सही है। तो ये इसका भी का मान आएगा 30 सेंटीमीटर, और जो कि दर्पण के पीछे आभासी और 30 सेंटीमीटर दूर पर सीधा बनेगा। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति भी बताइए। तो इस सूत्र से आ जाएगा, इस सूत्र से आपको आ जाएगा, और ये आपका किरण बन गया है। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो अगले दिन करवाएंगे।